हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11th कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी बुक लगती है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसकी दो वीडियोस हम देख चुके थे। पहली वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर के मेनली जो टू पॉइंट्स थे स्टार्टिंग के वो पढ़े थे। दूसरे के अंदर हमने हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है और हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अलग अलग इकोनॉमी में कैसे सॉर्ट आउट की जाती हैं ये देख लिया था। और अब हम इस अपनी वीडियो के अंदर फर्दर पढ़ेंगे जो हमारी पिछली वीडियो के अंदर एजम्पशन जो टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी थी वो रह गई थी। तो आज यहाँ से शुरू करते हैं और आज ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जो ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है, देखिए इसी वीडियो के अंदर ऊपर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना हुआ है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो पहला कर्व जो ब्लू लाइन के अंदर है वो है फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन अगर कभी भी हमें किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा तो हमें दूसरी प्रोडक्शन की जा रही दूसरे गुड की प्रोडक्शन की जा रही यूनिट्स को घटाना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ गुड वाई का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो गुड वाई का तो ओ ए होगा, और उस सिचुएशन में गुड एक्स का जो प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ ओ होगा, वो ज़ीरो होगा। अब अगर हम जैसे जैसे हम ओ ए से ओ बी की तरफ जाएंगे, हम गुड एक्स में भी अगर धीरे धीरे प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें गुड वाई के प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम एक गुड के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करते हैं तो हमें दूसरे गुड के प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। देखिए एक बात आपके जनरल सेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हमें दूसरे कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है और वो डाउनवर्ड होता है। इकोनॉमिक्स में जितने भी स्लोप्स होते हैं अगर वो डाउनवर्ड होते हैं, लेफ़्ट टू राइट फॉलिंग होते हैं, जैसा कि हमारे अब एग्जांपल में दे रखा है हमारे ग्राफ में, तो जो दो यूनिट्स या जो दो वेरिएबल हमें दे रखे होंगे ना उनमें हमेशा इन्वर्स रिलेशन होगा। जब कभी भी दो यूनिट्स के अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में बनाया जाने वाला वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये वजह है मेरा, ये एक पहली प्रॉपर्टी थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। दूसरी मेरी प्रॉपर्टी वो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव टू द ओरिजिन होगा। देखिए ये जो मेरा डायग्राम है ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है, ठीक है, और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व आपको फर्दर आगे वाली वीडियोस में बताएंगे। वहाँ जब ये चैप्टर चलेगा तो वहाँ पे मैं आपको दोबारा एक क्लिपिंग दिखा के आपको मेमोराइज करवा दूंगा कि ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कॉनकेव होता है। ये कॉनकेव क्यों होता है, ये कॉनकेव इसलिए होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, देखिए जब एक कमोडिटी को बढ़ाएंगे, एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरे यूनिट के जो कमोडिटी है जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें हमें कमी करनी पड़ेगी, उसे हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे एक यूनिट को बढ़ाएंगे, अब सपोज़ कीजिए इस एग्जांपल में अगर हम एक्स यूनिट की एक एक यूनिट को बढ़ाते हैं तो हमें गुड वाई में जो यूनिट दे रखी हैं उनमें एक एक कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम एक की कमी, एक के तो एक यूनिट के प्रोडक्शन में तो डिक्रीज़ होगा और दूसरी यूनिट के प्रोडक्शन में साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो रिलेशन होता है कि एक तरफ तो एक वेरिएबल में डिक्रीमेंट हो रहा है और दूसरा जो वेरिएबल होता है वो धीरे 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 इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसे कहते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि पर यूनिट इंक्रीज़ करने पे दूसरी यूनिट की जो मेरी प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज़ होता है, ये इस वजह से होता है, ठीक है। तो ये अगर एक यूनिट में कमी करेंगे तो दूसरे यूनिट के अंदर मुझे धीरे धीरे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये इस वजह से जो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो हमेशा कॉनकेव टू द रीजन होता है, ठीक है। जैसा कि पैराग्राफ में दे भी रखा है कि or PPC is concave to the origin because as more as resources are shifted from opportunity 1 to opportunity 2, marginal अपॉर्चुनिटी कोस्ट टेंड टू राइज, के जैसे जैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है।
तो ये थी मेरी पीपीसी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब बात आती है हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। हमने चैप्टर में पहले पढ़ लिया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कौन कौन सी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, उनके आंसर्स अलग अलग इकोनॉमी में कैसे मिलते हैं। मार्केट इकोनॉमी हो गई है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है। तो इन तीन इकोनॉमीज़ के अंदर इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है हमने ये भी देख लिया था। एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि इन प्रॉब्लम्स को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाता है, इनके थ्रू भी इन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है। तो सबसे पहले जो मेरी प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है, देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व किया जाएगा पीपीसी से। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में कौन से गुड का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। जिन गुड का प्रोडक्शन किया जाएगा उनसे सोसाइटी का जो वेलफेयर है, सोसाइटी का जो ऑप्टिमम वेलफेयर है वो अचीव होना चाहिए, और जितने भी लोग हैं उन सब की मैक्सिमम लोगों की जो विशेज़ हैं, जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये जो मेरी प्रॉब्लम होती है ये होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस को पीपीसी के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमने एक पहले एग्जांपल पढ़ा था कॉटन का और वीट का। ठीक है, उसी एग्जांपल से हम लोग पढ़ते हैं। सपोज़ कीजिए मेरी एक इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी में मेरे पास कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। इन दोनों वेरिएबल्स पे जो कि ऑलरेडी गिवन है उस पे अगर मैं सिर्फ क्लॉथ का प्रोडक्शन करूं तो मैं सिर्फ 12 यूनिट का क्लॉथ का प्रोडक्शन कर सकता हूं, और अगर अगर हम वेट का प्रोडक्शन करें तो हम 6 यूनिट सिर्फ वेट की प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दो गुड्स के प्रोडक्शन के जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हें हम इस कर्व पे डिप्लॉय कर देते हैं। सपोज़ कीजिए अगर क्लॉथ 10 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो इस सिचुएशन में वेट का 2 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। क्लॉथ का अगर 6 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वेट का 4 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, और क्लॉथ का अगर 0 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो वेट का 6 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। इस सारी सिचुएशन को जब हम ग्राफ पे डिप्लॉय कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। सोसाइटी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जिस चीज़ की मैक्सिमम डिमांड है, सपोज़ कीजिए अगर इकोनॉमी में वेट की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और क्लॉथ की डिमांड है वो कम है, तो हम वेट की तरफ ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। और यही अगर इकोनॉमी में क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा है तो हम बी पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएंगे। हम बी पे क्लॉथ को तो प्रोडक्शन करेंगे 10 यूनिट और वेट की प्रोडक्शन कर देंगे 2 यूनिट। इस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जितने भी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जब हम उन्हें ही डिप्लॉय कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस के प्रोड्यूस क्या करना है। ठीक है, कितना प्रोड्यूस क्या करना है और कितना प्रोडक्शन करना है। अगर एक का प्रोडक्शन कम करना है तो दूसरे का कितना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा जब करेंगे तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वह सभी ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होगा। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा प्रोडक्शन का बन के वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस देयर डिफरेंट यूजेस अराइजेज, डिफरेंट जो प्रॉब्लम अराइज होगी उसका सोल्यूशन हमें इस पीपीसी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। और जो मेरी सेकंड प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कि यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी गुड्स का हमें प्रोडक्शन करना है गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज और गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को देखते हुए, तो हम कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक का यूज़ करें जिससे मेरे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी ऑप्टिममली यूटिलाइज हों। इसको कैसे देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, इसको ऐसे देखा जाता है। ये रहा मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सपोज़ कीजिए अगर मैं पहले पॉइंट ए पे मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई भी पॉइंट है जो पीपीसी के अंडर है, जो पीपीसी के अंडर आता है और अगर उस पे प्रोडक्शन हो रहा है, इस सिचुएशन में अगर ई पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है तो मेरा जो ई पॉइंट पे होने वाला जो प्रोडक्शन है वो मेरा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। और ए बी सी इन पॉइंट्स पे अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए मैं पहले ई पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, अब रिसोर्सेज का यूज़ ऑप्टिमम कब होगा, और रिसोर्सेज का यूज़ ऑप्टिमम तब होगा जब मेरा प्रोडक्शन का लेवल बढ़े। एटलीस्ट मेरे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ना चाहिए, या तो दोनों के रेफरेंस में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। सपोज़ कीजिए अगर मैं ई से ए पे जाता हूँ तो मेरा क्लॉथ का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन वीट का प्रोडक्शन मेरा उतना ही रहेगा।
ये जो पहली जो सिचुएशन है पॉइंट ई से पॉइंट ए पे जाने वाली, ये तब पॉसिबल होगी या तब एक्सिस्टेंस में आएगी जब इकोनॉमी में क्लोथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वीट से। दूसरी सिचुएशन है कि जब पॉइंट ई से पॉइंट सी पे शिफ्ट होंगे, तो इस सिचुएशन में क्लोथ का तो प्रोडक्शन उतना कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वीट का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर कोई भी एक कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो तो कांस्टेंट ही रह रहा है, दूसरे का इंक्रीज हो रहा है। तो इसे बोलते हैं कि एक गुड में होने वाले जो प्रोडक्शन है उसमें हमने जो टेक्निक है वो जो रिसोर्स है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। और एक थर्ड सिचुएशन बनती है वो ये है कि अगर हम पॉइंट ई से पॉइंट बी पे शिफ्ट करें, अगर हम पॉइंट ई से पॉइंट बी पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे दोनों ही जितने गुड्स हमें इकोनॉमी में दे रखे हैं उन दोनों के अंदर ही होने वाले जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर ई से पॉइंट बी पे जाएंगे तो क्लोथ का भी प्रोडक्शन बढ़ा और वेट का भी प्रोडक्शन बढ़ा। तो हमें इन बिटवीन चूज़ करना है कि कौन से पॉइंट पे चूज़ किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम पीपीसी के कर्व से ऐसे सॉल्व की जा सकती है। ठीक है। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए, होम टू प्रोड्यूस मैंने आपको ये बताया था कि एक सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से प्रोडक्शन किया जाना चाहिए कौन से एक सोशल ग्रुप के लिए। अगर अगर हम मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर अगर सिर्फ रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो रिच लोग जो होंगे वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस गुड्स के लिए ज़्यादा प्राइस भी दे देंगे, वो ज़्यादा प्राइस पे कर पाएंगे। और अगर हम पुअर सोसाइटी में अगर पुअर सेक्शन है अगर उसके लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो वो लोग इतना इतना हायर प्राइसेस वो लोग दे नहीं पाएंगे, तो उनको अगर सेल करना है तो हमें हमारे प्राइस बहुत कम रखने पड़ेंगे। अब सपोज़ कीजिए हम एक सोसाइटी के अंदर अगर पुअर पीपल के लिए अगर पुअर सेक्शन के लिए सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो होगा ए बी, यानी कि क्लॉथ का तो प्रोडक्शन होगा ओ ए और वीट का प्रोडक्शन होगा वो होगा ओ बी। इस सिचुएशन में ऐसा होगा। अब सपोज़ कीजिए हमने इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन था वो उसके प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और अब हम सोसाइटी के जो रिच सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो मेरे जो पीपीसी कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। वो इसलिए शिफ्ट करेगा क्योंकि जब मैं उनको हायर प्राइसेस चार्ज करूँगा तो मेरे पास हायर इनकम जनरेट होगी। हायर इनकम जनरेट होगी तो मेरा इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी का लेवल है, जो नेशनल इनकम का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा अगर होता है तो भी तो मेरे, क्योंकि मनी भी तो एक रिसोर्सेज ही है ना, ऐसा अगर होता है तो मेरा पीपीसी भी आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि प्राइसेस एक्सिस्टेंस रिसोर्सेज के लिए मेरे पास प्राइसेस जो आ रहे हैं जो अक्रू हो रहे हैं वो ज़्यादा होने लग जाएंगे। इस वजह से मेरा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो इस डायग्राम में जो दो पीपीसी कर्व हैं, पहला है ए बी, दूसरा है सी डी। तो इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि अगर ए बी पे प्रोडक्शन हो रहा है तो इस सोसाइटी के पूरे सेक्शन के लिए हो रहा है, और अगर सी डी के लिए अगर प्रोडक्शन हो रहा है, सी डी पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये सोसाइटी के जितने भी रिच सेक्शन के लोग हैं उनके लिए अगर प्रोडक्शन होगा तो ऐसा होगा। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है ये प्रॉब्लम भी ऐसे सॉर्ट आउट की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीपीसी की अगर हम डिटेल स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट बहुत ही एसेंशियल है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, अगर डायरेक्टली पीपीसी कर्व पे ही चलते हैं, सपोज अब इस पीपीसी कर्व पे मुझे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है एफ, दूसरा पॉइंट है जी, तीसरा पॉइंट है पी। ठीक है। तो अब इस पीपीसी कर्व में जो पीपीसी डायरेक्ट कर्व है ए डी, अगर इस पूरे कर्व पे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अगर इस पूरे कर्व में अगर हम पीपीसी के कहीं भी अंडर अगर किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन करते हैं तो वो मेरा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। क्यों? क्योंकि गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी पे अगर हम जी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन को इस ए से डी पॉइंट पे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। जब जी से इस इस जो कर्व है ए डी इस पे अगर कहीं प्रोडक्शन करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है ना, क्लॉथ का और वेट का दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और फिर भी हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हैं, तो ये मेरे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं। और अगर इस कर्व के बिल्कुल ऊपर कहीं पे प्रोडक्शन करते हैं तो यह शो करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। तो ये होता है
मेरा फोर्थ पॉइंट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा कि कोई पॉइंट है अगर पीपीसी के अंडर में है तो वहाँ से आप पीपीसी के ऊपर अगर शिफ्ट करते हो किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब आपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर रहे हो विद गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिफ्थ पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जब कभी भी इकोनॉमी में जो गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज अगर उनके अंदर ग्रोथ होगी तो मेरा पीपीसी जो है वो आउटवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जब वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, पहले इनिशियल लेवल पे जो मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो है ए बी, ठीक है। अब जब मेरा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो कर्व बनेगा सी डी। अब इस लेवल पे बोथ क्लोथ एज वेल एज वेट इन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा साइमल्टेनियसली, क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज में इंक्रीज हो गए हैं। जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं तो पीपीसी मेरा आउटवर्ड शिफ्ट करता है। जब आउटवर्ड शिफ्ट करेगा तो अब मैं उसी गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे और नए लेवल ऑफ रिसोर्सेज पे मैं दोनों ही कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो इस वजह से हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, तो ये था मेरा फिफ्थ पॉइंट। अब एक दोबारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और हमेशा आगे जब भी कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ये कंसेप्ट हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये क्लियर नहीं होता है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। देखिए कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक रेंटल बिल्डिंग है, ठीक है। अब अगर हम उस रेंटल बिल्डिंग में अगर हम खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास एक मंथ के प्रॉफिट अक्रू होने की पॉसिबिलिटीज़ है कि हम 10,000 उस एक बिल्डिंग से अक्रू कर सकते हैं प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट के बेसिस पे। और वही दूसरा पॉइंट ये है कि वो रेंट की बिल्डिंग अगर हम किसी और को रेंट पे दे दें, सपोज़ कीजिए वो एक बिल्डिंग है राम की, राम ने वो बिल्डिंग शाम को रेंट पे दे दी। अब शाम हर महीने राम को 15,000 रुपये रेंट के देता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर राम खुद उसमें बिजनेस करता है तो उससे मंथली 10,000 इनकम मिलती है, और वहीं अगर उसे शाम को अगर बिल्डिंग रेंट पे दे देता है तो उसे 15,000 रेंटल इनकम मिलती है। तो दोनों में से जो हायर कौन सी है? 15,000 ना, ठीक है। एक रिसोर्सेज का उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जहाँ पे होता है वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब इस सिचुएशन में जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी जब राम उस बिल्डिंग को शाम को दे देगा 15,000 रेंट पे। तो अब एक रिसोर्स है उसको किधर लगाना चाहिए, उसको किधर डिप्लॉय करना चाहिए? कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर शाम को अगर हम उस रिसोर्सेज को यूज़ करने देंगे तो उससे 15,000 जनरेट होंगे, 5,000 की जो इनकम होगी वो ज़्यादा जनरेट होगी। तो इस पूरे स्कैनरियो में जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 5,000। यानी कि एक गुड का इसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जहाँ पे इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, या एक ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे एक ऐसा मीन्स जहाँ पे एक रिसोर्स से होने वाली इनकम जो है वो ज़्यादा जनरेट हो। तो इस एग्जांपल के अंदर जब हमने वो रेंटल बिल्डिंग शाम को दी, उससे रेंट लिया तो हमें 5,000 ज़्यादा मिला। तो यही थी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि एक रिसोर्सेज का उसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट में जब यूज़ किया जाता है तो हमें जो इनकम मिलती है वो भी तो ज़्यादा ही मिलती है ना। तो ये होता है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है।